नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज एक ऐसा मुद्दा जिसने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है। यूजीसी के नए नियम से एक तरफ जहां बवाल मचा है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर तूफान, क्योंकि प्रतिक्रियाओं का और सवालों की मानो जैसे बौछार सी आकर खड़ी हो गई है। क्योंकि 13 जनवरी से यूजीसी के जो नए नियम लागू हुए हैं उससे छात्रों के ऊपर सवाल आकर खड़े हो गए हैं। छात्र सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये वाकई में समानता है जो सरकार लाना चाहती है, या फिर एक खास वर्ग को एक विशेष तरह की व्यवस्था दी जा रही है। अगर आप पिछड़ों की इतनी चिंता कर रहे हैं तो फिर जो उच्च जाति के हैं उनकी चिंता क्यों नहीं की जा रही है, स्वर्ण की चिंता क्यों नहीं की जा रही है, जनरल कैटेगरी की चिंता क्यों नहीं की जा रही है। शिक्षण संस्थान अब एकेडमिक चलेंगे या फिर राजनीतिक तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से 24/7 मॉनिटरिंग की बात हो रही है, इसके साथ ही कंपलसरी रिपोर्टिंग की बात हो रही है, डेस्क की बात हो रही है, रिपोर्टिंग डेस्क की बात हो रही है, इसके अलावा एक मॉनिटरिंग स्क्वाड की बात हो रही है, 24/7 हेल्पलाइन की बात हो रही है। इनके जरिए कई तरह के सवाल हैं जो छात्र उठा रहे हैं और इस बार सरकार विपक्ष नहीं, विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है लेकिन विपक्ष से भी ज्यादा छात्रों के सवालों से घिर गई है। ऐसे में किस तरह की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं, कैसे विरोध हो रहा है, देखिए जरा। देखिए, गत काफी समय से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी एक अभियान दिखता है। का यूजीसी का जो रेगुलेशन आया 2026 13 जनवरी का जो रेगुलेशन है, वो उसमें आप सोचिए कि समान वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो आपके विद्यार्थी हैं, उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया। आपका जो बच्चा, बेटा या बेटी है, बेटा अगर आपका पढ़ाई में होशियार है तो आपका उसके अगर किसी व्यक्ति से ईर्ष्या है तो वो एक आरोप लगाकर उसको समता समिति के सामने प्रस्तुत कर सकता है और उसका शोषण समता समिति कर सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आपकी बेटी पर किसी की बुरी नजर है, एक फर्जी आरोप, निराधार आरोप लगाकर समता समिति के पर को उसको प्रस्तुत कर दिया जाएगा और समता समिति उसका शारीरिक शोषण करेगी। क्या हम इस रेगुलेशन के तहत अपने बेटे बेटियों, सामान्य वर्ग के बेटे बेटियों की आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं करेंगे? यह एक बहुत ही विभेदकारी रेगुलेशन है। देखिए, सब समाज अपना है, हमको सब समाज को लेकर आगे बढ़ना है। और जो पंडित दीनदयाल जी का जो वाक्य है कि जो समाज की अंतिम लाइन में खड़ा है, अंतिम पायदान में खड़ा है, उसका उत्थान, उसको सशक्त करना हम सबका सामूहिक कार्य है। अब इसकी समीक्षा हो रही। मैं व्यक्तिगत अपनी राय जहाँ तक है, मैं चाहूंगा कि इस कमेटी जो बने सभी लोग, सभी वर्गों की मिला के बने, ताकि किसी के साथ पक्षपात ना हो सके। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से एक बिल तैयार किया जा रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि सवर्ण समाज के छात्रों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिस तरीके का ये बिल तैयार किया गया उससे बिल्कुल साफ दिख रहा है, प्रत्येक भारतीय को नजर आ रहा है, प्रत्येक सवर्ण समाज के व्यक्ति को नजर आ रहा है कि यदि एससी का या ओबीसी का या कोई भी छात्र अगर झूठा भी अगर किसी छात्र के ऊपर आरोप लगा देगा तो उसको सच मानकर सरकार सवर्ण छात्र के विरुद्ध कार्रवाई कर देगी। उसमें सीधे सीधे जेल जाने का इन लोगों ने प्रावधान रखा गया है। न कोई जांच, न कोई इंक्वायरी, न किसी टीम का गठन, न कोई जांच कमेटी। वैसे आज के मौके पे मैं इस चीज़ पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो चीज़ भी गलत सरकार अगर काम करने का काम करेगी तो हमारे इस जनता ने हमें इसलिए ही चुन करके भेजा है कि हम सरकार की मुखालफत कर करके उनको आईना दिखा सकें। कि हम गलत अगर सरकार करेगी तो हम संसद के अंदर बैठ करके खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि जो इस देश के हित में जो भी बेहतर होगा, अगर सरकार सही बिल लाती है जो देश के हित में होगा, तो हमें बिल्कुल इस बात को जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं उन बिल का हमारी पार्टी समर्थन करेगी। लेकिन अगर कोई बिल ऐसा होता है जिससे कि देश को बांटने का या देश के अंदर इस प्रकार का कोई होता है जो उसके खिलाफ है, तो हम उसकी पूरी मजबूती के साथ मुखालफत करें। तो विरोध हो रहा है और विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा भी मिल गया है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी घिरती हुई दिख रही है, क्योंकि अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अब छात्रों के भविष्य या छात्रों की सुरक्षा का रास्ता भी क्या राजनीतिक तरीके से तय होगा, एकेडमिक तरीके से नहीं होगा। जिस तरह से यूजीसी के ये नए नियम 13 जनवरी से लागू हुए हैं, इसमें जो जनरल कैटेगरी है, जो उच्च कैटेगरी है, उनकी सुरक्षा कहां पर है, उनकी सुरक्षा के लिहाज से उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे
ऐसे में कई सुलगते सवाल हैं जो आज सीधी बात में हम करेंगे। एक एक कर वो सुलगते सवाल सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। समानता या चयनात्मक न्याय, क्या ये खास वर्ग के लिए विशेष व्यवस्था नहीं जब आप सिर्फ और सिर्फ जो ओबीसी है उस पर खास फोकस रखते हैं? दूसरा सवाल, फर्जी शिकायतों पर चुप्पी, क्या नए नियमों से बढ़ेगा दुरुपयोग का खतरा? क्या जो नए नियम बनाए जा रहे हैं उनसे दुरुपयोग के केसेस भी सामने आ सकते हैं? तीसरा सवाल, यूजीसी के जरिए समानता या खुद असमानता पैदा करने वाला एक ढांचा, क्योंकि यहाँ पर एक कैटेगरी ऐसी है जो खुद को अब असुरक्षित महसूस कर रही है। चौथा, मॉनिटरिंग स्क्वाड्स, क्या विश्वविद्यालय परिसर को निगरानी तंत्र में बदलने की है तैयारी? ये बड़ा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। पांचवा सवाल, वास्तविक सुधार या सामाजिक ध्रुवीकरण को साधने वाला एक नीतिगत संकेत, क्योंकि यहाँ पर सीधे राजनीति की बू आ रही है, ये आरोप लगातार लग रहे हैं। यही एक बड़ी वजह कि सोशल मीडिया के जरिए छात्र इस वक्त सवाल उठा रहे हैं, और न सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए बल्कि सड़कों पर उतरकर छात्र सवाल उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उन्हें ये नियम नागवार गुजर रहे हैं, उन्हें ये नियम रास नहीं आ रहे हैं। यही एक बड़ी वजह है कि जो विरोध है वो लगातार तेज होता जा रहा है। वो विरोध की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, एक बार जरा देख लीजिए वो विरोध की तस्वीरें भी जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही बरेली के जो सिटी मजिस्ट्रेट है उन्होंने भी इन नियमों की वजह से अपना इस्तीफा दे दिया है। बाकायदा वो हाथों में एक तख्ती लेते हैं और उसके बाद इस्तीफा देते हैं। अब हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिनसे समझने की कोशिश होगी। बीजेपी की तरफ से सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ तपोष पाल जी जुड़ चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख पा रहे हैं। अतुल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी आपका भी। डॉक्टर रमाकांत राय जी प्रोफेसर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, और कुछ ही देर में करणी सेना की तरफ से संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। हालांकि अभी चर्चा में नहीं जुड़े, लेकिन जल्दी आप उन्हें भी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत तपोष पाल जी आप ही के साथ करते हुए, ये जो नए नियम हैं, इन नए नियमों में समानता की गारंटी की बात की जा रही है, लेकिन छात्र सवाल खड़े कर रहे हैं, विरोध हो रहा है, इसे समानता की गारंटी करार नहीं दिया जा रहा, बल्कि ऐसा कहा जा रहा है कि असमानता पैदा होगी। पक्षपात की एक नई परिभाषा है जो सरकार लेकर आ गई है। सबसे पहले तो आज 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, यही बीजेपी है जिसने सवर्णों को 10% आरक्षण दिया है, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जो है मोदी सरकार की पहली हमारी पहल रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी हम ही गए थे और वहां से जो है इसको 10% आरक्षण जो सवर्णों के लिए था उसको सुरक्षित किया गया था। पहले तो इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। और अगर आप इस समय विपक्ष की हालत देखें तो वो पीडीए की राजनीति करती है। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो पीडीए में क्या पंडितों को शामिल करेगी? उनका क्या डेफिनेशन बदल रहा है? आज वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो इससे समझ में नहीं आ रहा वो बचा किसको रहे हैं और संरक्षण किसको कर रहे हैं, अटैक किसके ऊपर कर रहे हैं, उनके लोग कौन हैं। तो आज बहुत दुविधापूर्ण वाली स्थिति है, जिस तरीके के भ्रम फैलाए जा रहे हैं और सवर्णों के बीच में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन भोले भाले जो स्टूडेंट्स हैं जो कि करियर अपने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इस तरीके के डर और उसको संभावनाओं को लाने की कोशिश की जा रही है। यूपी में चुनाव 2027 है और उससे पहले जेनजी में किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो उसको लेके ये इस तरीके के भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। स्पेशली सवर्णों को इसमें जो है टारगेट किया जा रहा है। अब मैं आपका जो सवाल था उसमें जो 5वें नंबर का सवाल है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि ये पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म को जातियों के आधार पे बांटने की आज की कोशिश नहीं है, हमेशा से चल रहा है। ये एक बार कभी इस पे बयान देंगे, कभी उस पे बयान देंगे, फिर ये पीडीए लेके आएंगे, पीडीए के आधार पे ये जो है चुनाव लड़ेंगे। आज पीडीए में ब्राह्मणों को शामिल कर रहे हैं, पंडितों को शामिल कर रहे हैं। तो बड़ा मतलब भ्रम जैसी स्थिति ये बना के रखे हैं। देखिए, मोदी सरकार में किसी के नियमों को, कोई भी नियम जो है वो ताक पे रख के नहीं चला जाएगा और सबके अधिकारों का संरक्षण होगा। यहाँ
तपोष पाल जी, अगर आप ये कहते हैं कि मोदी सरकार में सबके अधिकारों का संरक्षण होगा और आपने गेंद पूरी विपक्ष के पाले में डाल दी कि विपक्ष ध्रुवीकरण कर रहा है, विपक्ष पीडीए की राजनीति करता है, पर यहां पर तो आरोप आप पर भी लग रहा है कि आप पिछड़ों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2027 में चुनाव है, आप पिछड़ों को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि अब जो स्वर्ण वर्ग है या जो जनरल कैटेगरी है वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि हम ज्यादा ध्यान रख रहे हैं तो फिर ये छात्र विरोध के लिए क्यों उतर आए हैं, अगर आप इतना ध्यान रख रहे हैं तो? देखिए, मैं एक चीज बता दूं कि जिसको लेके, जैसे ओबीसी के लिए आपने जो कहा है कि क्या मतलब, देखिए भाजपा का ये सवाल है कि क्या ओबीसी जाति नहीं है, क्या ओबीसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है क्या, और क्या सिर्फ आरक्षण मिलने से इस तरीके की चीजें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी क्या? मैं आपको एक चीज बताता हूं कि देखिए, संसद की जो शिक्षा, महिला और बाल और युवा संबंधी मामलों के संसदीय समिति यूजीसी को एक ड्राफ्ट में उन्होंने रेगुलेशन की समीक्षा की तैयार किया था, और 8 दिसंबर 2025 की मैं घटना बता रहा हूं, उसमें ये रिपोर्ट शामिल की गई थी और सौंपी थी, मतलब यूजीसी को। और इस रिपोर्ट के जो समिति के चेयरमैन हैं वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद रहे दिग्विजय सिंह हैं, और उन्होंने ये सिफारिश दी थी कि ओबीसी को भेदभाव वाले नियम के जो उनका जो डिस्क्रिमिनेशन जो है उससे बाहर रखा जाए। और उसके बाद यूजीसी ने जो अपनी फाइनल रेगुलेशन में बदलाव करते हुए जनवरी 2026 में जो नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें ओबीसी को उसमें से जो है भेदभाव कमेटी उसमें से निकालने की पूरी कोशिश की। तो देखिए, झूठी और इस पे सबसे बड़ा बवाल जो जिस पे लेके ये जो कहा जा रहा है कि झूठी शिकायतों पर जुर्माने का प्रावधान को भी जो पहले था उसको हटाने की बात की जा रही थी। तो देखिए, इसमें दिग्विजय सिंह ने जो वो समिति के चेयरपर्सन थे और उन्होंने जिस तरीके से इसमें चीजों को लेके आए हैं और डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर जिस तरीके की चीजों को सामने परोसने की कोशिश की गई, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ओबीसी जो है वो जाति नहीं है क्या? क्या ओबीसी के साथ आप भेदभाव कर सकते हैं क्या? और ओबीसी के जो लोग हैं क्या उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता है कि सरकार अनुसार यूजीसी के जो नए नियम हैं वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए है, जो यहाँ पर तपोष पाल जी समझा रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए है। अतुल यादव जी का मैं रुख करूंगी। डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जिस तरीके से सस्ती राजनीति के करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है अतुल यादव जी, सरकार डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना चाहती है, लेकिन विपक्ष है जो छात्रों को गुमराह कर रहा है और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है। आपका पोलराइजेशन ऐसा कि छात्र आज सड़कों पर उतर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी तूफान देखने को मिल रहा है। क्या विपक्ष इसमें सिर्फ अपना एक राजनीतिक मुद्दा तलाश रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि पीडीए का जो पी है वो थोड़ा खिसक सकता है? मोनिका जी, जो सरकार भी इनकी यूजीसी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी इनका कानून भी यही लाते हैं, आलोचना भी यही करवाते हैं। युवा वर्ग, कोई भी युवा वर्ग हो, छात्र है, किसी भी वर्ग के साथ में कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे एससी एसटी वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, एनीवन। छात्र छात्र होता है, हर किसी के अपने अधिकार संरक्षित होने चाहिए। अगर ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस पैनल पर बैठे हुए हैं, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि बोलना क्या है। युवा जो छात्र जाएगा, ये अगर आपके चैनल पर भी एक बात दिखाई जा रही है कि खुलेआम कार्रवाई कर दी जाएगी। कोई कानून बनता है, उसकी समीक्षा होती है, समीक्षा के बाद ही लागू किया जाता है। पिछड़ों के भी अपने हक हैं तो सामान्य वर्ग के भी अपने हक हैं। सरकार जो है इस समय डरी सहमी है, कभी ना कभी वो कोई ना कोई कानून ला करके, चाहे वो सामान्य वर्ग के छात्र हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के छात्र हो, एक दूसरे को ये खलनायक बनाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा युवाओं को रोजगार तो दिया नहीं गया, आपस में अब जातियों से भिड़ाने की कोशिश करी जा रही है। ये सरकार क्यों नहीं युवाओं को समझाती है, पिछड़े वर्ग को, चाहे वो पिछड़े वर्ग के युवा वर्ग छात्र हो,
चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, चाहे एससी एसटी वर्ग के हो, कोई भी हो, सरकार दिग्भ्रमित करने की कोशिश करती है और उसमें अपनी रोटियां सेकती है। अभी इन्होंने पीडीए का नाम लिया। अगर पिछड़ी जातियां सब एक साथ हैं और पिछड़ी जातियों के साथ साथ सवर्ण समाज के लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं और युवा वर्ग भी है, हमने कभी जातियों की राजनीति नहीं करी, हमने समतामूलक समाज की राजनीति करी। मैं आपके चैनल पर जो जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैंने तो सभी के हित की बात कही ना। मैंने कहा चाहे वो किसी भी वर्ग का छात्र हो, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। लेकिन आज आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर जो है कि किस प्रकार की बातें हो रही, कि दिखाया जा रहा है पिछड़ा जा रहा है, उसके जूते पालिश करवा, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। क्यों डर पिछड़ी जातियों को क्यों खलनायक बनाया जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी है जो पिछड़ी जातियों को भी हमेशा खलनायक बनाने की कोशिश करती है। और युवा जो सामान्य वर्ग के युवा हैं वो मतलब उनके अंदर डर भय पैदा कर रही है, कहीं ना कहीं आपस में विभेद पैदा करने की कोशिश भारतीय जनता जी आप कह रहे हैं कि सरकार डर पैदा कर रही है, सरकार कह रही है कि विपक्ष डर पैदा कर रहा है, छात्रों के भीतर अब ये डर पैदा कर कौन रहा है कि छात्रों को समस्या आकर खड़ी हो गई है और छात्र विरोध कर रहे हैं। वो छात्र जिनका ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, उनके हाथों में तख्तियां हैं। जी 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 सुनिएगा, 1 मिनट सुनिएगा सिर्फ। कानून कौन लाया? सरकार लाई। यूजीसी किसके अंडर में है? सरकार के अंडर में है, समाजवादी पार्टी के अंडर में नहीं है। सरकार को समझाना चाहिए, कानून को विस्तार से बताना चाहिए, जागरूकता पैदा करना, ये सरकार का काम है। यह विश्वविद्यालय अनुदान जिसके द्वारा ये कानून बनाया गया, लाया गया, उन लोगों को द्वारा बताया जाना चाहिए। क्या हम विपक्ष में हैं? हम क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, चाहे एससी एसटी वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, सभी छात्रों के बीच में इसकी जागरूकता पैदा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो अतुल यादव जी, यानी कि सरकार की जिम्मेदारी जागरूकता पैदा करने की है। अतुल यादव जी, अगर सरकार की जिम्मेदारी जिस तरीके से आप कह रहे हैं जागरूकता पैदा करने की है, सरकार को इसको लेकर अवेयरनेस लानी चाहिए और छात्रों को जो नए नियम है वो अच्छी तरीके से, चाहे वर्कशॉप के माध्यम से हो, सेमिनार के माध्यम से हो, या किसी भी तरीके से हो, समझाने चाहिए इन डिटेल। तो यानी कि सरकार के ये जो नियम है, क्योंकि यूजीसी तो चलिए सरकार के अधीन है, सरकार के जो नियम है नए यूजीसी ने जो लागू करे हैं, क्या आपकी नजर में ये नियम पूरी तरीके से ठीक है? देखिए, मैंने भी फौरी तौर पर पढ़े हैं। मैंने जो पढ़ाई लिखाई बहुत पहले कर ली थी मोनिका जी, अब मैं छात्र नहीं हूं और बहुत बड़ी एज में हूं। ये नियम जो है, अतुल यादव जी छात्र आप नहीं है। अतुल यादव जी छात्र आप नहीं है, वो मुझे भी पता है, मैं भी छात्र नहीं हूँ, आप भी छात्र नहीं है, तपोष पाल भी छात्र नहीं है। लेकिन अगर आप उन नियमों पर चर्चा कर रहे हैं और अगर आप विरोध की बात कर रहे हैं, तो ये तो आप बता सकते हैं ना कि नियम सही है या नहीं है। नियम आपकी नजर में सही है या नहीं? सरकार को अगर सिर्फ अवेयरनेस लाने की जरूरत है तो यानी कि नियम ठीक है। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने जितना पढ़ा है मैं जवाब दे रहा हूँ, सार्थक जवाब दे रहा हूँ। मैं बेबाक होकर बोलता हूँ। मैंने क्या कहा कि किसी भी वर्ग को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो कानून लाए जाते हैं उनकी समीक्षा करवाना सरकार का काम है, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो। अगर ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय होता चला आया है और हुआ भी है, एससी एसटी वर्ग के साथ भी अन्याय हुआ है, पर यहाँ तो समानता की ही तो बात सरकार कर रही है। अतुल यादव जी, समानता की ही तो सरकार बात कर रही है, तो अब ये अन्याय खत्म करने के लिए ही तो है। सुन लो लीजिए, फिर आप देखो टोक देते, फिर बात हो नहीं पाती पूरी। बताता हूँ इसमें क्या है। मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने क्या कहा, किसी भी वर्ग के साथ कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे ओबीसी वर्ग का हो, चाहे एससी एसटी वर्ग का हो। तो यानी कि हमें सरकार को अवेयरनेस लानी चाहिए। नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई ये कानून ऐसा है, इसका दुरुपयोग नहीं होगा। शिकायतें अगर आएंगी तो इसके ऊपर ये कमेटी है, ये चीजें हैं, लेकिन उनके साथ भेदभाव सदियों से होता चला आया है। इसी परिप्रेक्ष्य हमने ये कानून लाए हैं। यानी कि आपकी बातों से यही समझ में आ रहा है, अतुल यादव जी, आपकी बातों से यही समझ में आ रहा है कि यानी कि नियम ठीक है, जो मुद्दा है, जो मंशा है, जो मकसद है कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, वो नियत सही है, नियम सही है, बस सरकार को अवेयरनेस की कमी है कि वो नहीं उतनी ला पा रही है, उसे लाना चाहिए। आपकी बातों से तो यही समझ में आ रहा है कि यानी कि सब ऑल इज वेल है। चलिए, मैंने सुनिएगा, फंस रहे हैं अतुल यादव जी, फंस रहे हैं, हम समय लेके सोच लीजिए। नहीं, मैं फंसता नहीं।
मैं कभी भी किसी भी चैनल पे आज तक नहीं फंसता हूं, मैं साफ गोई से जवाब देता हूं। देश के युवा हमारे देश की रीढ़ हैं, वो चाहे सामान्य वर्ग के हो, चाहे ओबीसी वर्ग के हो, ठीक है, समझे, हम आपकी बात लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर रमाकांत राय जी, मैं समझ गई, मैं लौटूंगी और भी मेहमान है सर, उनको भी जरा फटाफट से पैनल में इंक्लूड कर लेते हैं। ये सरकार ही भेदभाव की नीति पैदा करती है। सरकार ही जो है, पहले आप डिसाइड कीजिए अतुल यादव जी, आप दो बातें कह रहे हैं, आप पहले डिसाइड कर लीजिए, मैं आपको समय दे रही हूँ, आप डिसाइड कर लीजिए, आप दो बातें कह रहे हैं, उन दो बातों को जरा डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर रमाकांत राय भी हमारे साथ है, प्रोफेसर हैं, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रमाकांत राय जी, किस नजरिए से आप इन नए नियमों को देखते हैं? क्या, क्योंकि मकसद और मंशा तो यही है कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, भेदभाव खत्म हो, तो फिर छात्र जो कि जनरल कैटेगरी के हैं, जो अपर कैटेगरी के हैं, वो खुद को असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं, जब सरकार ये क्लियर कह रही है कि मॉनिटरिंग होगी कि किसी भी तरह का भेदभाव ना हो? इसमें कहीं भी कोई बात ऐसी नहीं आती कि जनरल खुद को असुरक्षित महसूस करें या फिर जो स्वर्ण है वो खुद को असुरक्षित महसूस करे? सभी को नमस्ते जी, सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां जी, और आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक बहुत आवश्यक मुद्दा आज सभी लोगों के सामने रखा है। ये यूजीसी रेगुलेशन से संबंधित बड़े मीडिया चैनल्स पर तो अभी ये चर्चा आ नहीं रही है, क्योंकि उसको लेकर के अभी जैसा अतुल जी ने बताया कि लोग उन्हें पढ़ा नहीं है और बस इस तरह की बातें हो रही हैं। सबसे मैं अतुल जी की बात जोड़ता हूं इसमें और कहता हूं कि सबसे पहले तो यह ध्यान रखना चाहिए कि यह मामला सिर्फ सवर्ण समाज का नहीं है, सवर्ण बच्चों के प्रभावित होने का नहीं है, यह जनरल कैटेगरी के बच्चों के प्रभावित होने का मामला है। तो जो जनरल कैटेगरी है, यूआर है, वह सिर्फ सवर्ण बच्चों से नहीं बनता है, बल्कि जो क्रीमी लेयर के दूसरे वर्ग के बच्चे हैं उन लोगों से भी बनता है। तो एक तो यह समझना चाहिए। दूसरे, मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार को यह बात पहले तो प्रकट कर लेना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर इस तरह के रेगुलेशंस को ले आने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, किन अध्ययनों के आधार पर इस तरह के रेगुलेशंस पास किए जा रहे हैं। इसके लिए क्या पिछले दिनों कोई इस तरह की मांग उठी है, कोई इस तरह की भेदभाव की चीज हुई है? ऐसा किसी तरह से प्रकट अभी तक नहीं किया गया है। तो पहले तो यह समझने की आवश्यकता है कि हम लोगों के बीच में यह प्रकट किया जाए कि यह रेगुलेशंस क्यों लाए जा रहे हैं। जिन लोगों ने यह बात की है कि इसमें सभी वर्गों के साथ जो निश्चित ओबीसी है अथवा एससी अथवा एसटी वर्ग है अथवा महिला वर्ग है, इन लोगों के साथ भेदभाव आदि होता है, तो उन लोगों को थोड़ा देखना चाहिए कि कैंपस के रिपोर्ट्स क्या हैं। कैंपस के रिपोर्ट्स में जो भेदभाव अगर कहीं हो रहे हैं, हालांकि अब तो प्रयास, बहुत सारे ऐसे कानून हैं और ऐसे प्रयास चल रहे हैं जिन प्रयासों से इस तरह के भेदभाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें हो रही हैं, लेकिन यह देखना चाहिए कि ओबीसी वर्ग ने एससी और एसटी के छात्रों का सबसे अधिक दोहन और शोषण किया हुआ है, और इसके बारे में सरकार ने संसद में इस तरह की रिपोर्ट भी रखी हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने यूजीसी रेगुलेशंस में जल्दीबाजी की है, बिना किसी मांग के, बिना किसी आवश्यकता के एक ऐसा भेदभाव पूर्ण रेगुलेशन जारी किया हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग के, सिर्फ सवर्ण वर्ग के नहीं, हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है, सामान्य वर्ग के सभी मेधावी विद्यार्थियों का हक मारने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग यह कह रहे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, जब आप गलती करेंगे तब नहीं यह समस्या होगी, सिर्फ इतने भर से बात नहीं है। उन लोगों को जिस तरह के रेगुलेशंस में डाला गया है और कहा गया है कि वह दोषी होंगे और सिर्फ दूसरे के आरोप लगा देने भर से दोषी हो जाएंगे, तो एक भय और एक डर का वातावरण
उन लोगों तो के रमाकांत पूरे जी का कहना है कि शैक्षणिक डर और भय का हो जाएगा। वातावरण जो है वो यह सामान्य वर्ग के छात्रों में पैदा हो रहा है इसकी वजह से, और यहाँ पर ये एक बड़ी कमी है जो उनको नजर आती है। मैं लौटूंगी आपके पास, संदीप सिंह जी का भी रुख कर लेते हैं। स्वागत है संदीप जी आपका। संदीप जी खुलकर विरोध कर रहे हैं, विरोध खुलकर क्यों आपको लग रहा है? क्योंकि रमाकांत जी ने भी इस बात का जिक्र किया, तो उसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ। क्यों ये लग रहा है कि डर का माहौल है, भय का माहौल है, छात्रों के लिए ये असुरक्षा है, असमानता है, जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो स्वर्ण कैटेगरी के हैं, क्यों? देखिए, पहले तो मैं सब आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो गणतंत्र दिवस की। दूसरी बात ये अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए किया गया है। ये बहुत आपको स्पष्ट बता दूं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं खत्म किया गया है, सामान्य वर्ग के छात्रों के क्रिमिनेशन की व्यवस्था कर दी गई है। पहली बात तो ये है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथी अतुल भाई भी बोल रहे थे कि सरकार का दोष है, सरकार का दोष है। तो जैसे अभिमुक्तेश्वरानंद पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान खुल के आ रहा था, क्योंकि उनको पंडितों को साधना था, वैसे इस पे भी उनका कोई बयान आ जाना चाहिए था। हमको ऐसा लगता है, अगर उनका बयान आ जाता तो हमको ये लगता कि चलिए सत्ताधारी पार्टी न सही, विपक्ष ही कम से कम हमारा साथ दे रहा है। लेकिन किसी का कोई स्पष्ट वर्जन नहीं है, किसी भी नेता का, किसी भी पार्टी का इस पे कोई वर्जन नहीं है। दूसरी बात, ये सामाजिक न्याय वाली बात ही नहीं है, सामाजिक प्रतिशोध की व्यवस्था है, एक बात। दूसरी बात, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि SC/ST जो एट्रोसिटी एक्ट लागू हुआ था, उसमें 85% दोषी जो होते थे वो बैकवर्ड होते थे। हमको इस बातों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना यह है कि सामान्य वर्ग को जिस तरीके से इसमें अछूत छोड़ा गया है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमको जवाब देगी, या समाजवादी पार्टी जवाब देगी, या हम लोगों को ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपको खुद मालूम है, लोगों को सुनिए, लोगों का ये बयान कि अभी मैंने पढ़ा नहीं है, 13 तारीख की रात में ये अधिसूचना लागू हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार के गजट पे ये लागू नहीं किया गया, जो उनकी वेबसाइट थी। ये तो 17-18 तारीख में UGC की वेबसाइट से मिला है हम लोगों को, और उसमें 12 और 13 तारीख का अपलोड था। सरकार क्या चीज छुपाना चाहती, क्या बचाना चाहती थी, ये सरकार अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई है। दूसरी बात है, जब 2012 में UGC का कानून आया था, तो उसमें जो व्यवस्था थी कि शिकायतकर्ता को झूठा पाया जाएगा तो उसके ऊपर भी जुर्माने का या उसके ऊपर भी सजा का प्रावधान था। आखिर सामान्य वर्ग के बच्चे कहाँ चले जाए? उन्होंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया है, या 5000 वर्षों का जो उनका इतिहास जो वामपंथियों द्वारा लिखा गया था कि 5000 वर्ष तक हमने शोषण किया, तो क्या उसके प्रतिशोध के लिए सरकार इसको लाई है? क्या सरकार ये चाहती है कि उसका बदला हम इसको इस तरीके से करके पूरा कर लें? ठीक है, तो यहाँ पर संदीप जी हो चाहे डॉक्टर रमाकांत जी हो, दोनों का कहना है कि सामान्य वर्ग के छात्र जो हैं उनका आखिर क्या कसूर है कि यहाँ पर वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिस तरह के ये नए नियम हैं जो कि 13 जनवरी की रात से लागू किए गए। तपोष पाल जी से इसका रिवर्ट लिया जाएगा। हमारे साथ अतुल यादव जी भी इस चर्चा में है, विपक्ष का पक्ष रखने के लिए, विपक्ष की तरफ से बात उठाने के लिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लेकिन उससे पहले वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार भी एक बड़ा सवाल महत्वपूर्ण कि क्या शिक्षण संस्थान भी अब 2 हिस्सों में बढ़ गए हैं और पढ़ाई अब एकेडमिक ना होकर या फिर सरकार की तरफ से एकेडमिक चीजों पर ध्यान ना देकर अब जातियों पर फोकस किया जा रहा है। बड़ा सवाल, ब्रेक के उस पार। तो बिना समय जाया करे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सवाल कई हैं और उन सवालों का जवाब बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी की शायद कमी है, या फिर वाकई में नियमों में जैसे समानता की बात की जा रही है, जिन नियमों के जरिए वो समानता के नियम ना होकर बल्कि खुद असमानता का एक ढांचा बन रहे हैं, इसको क्लैरिफाई करना जरूरी है। तपोष पाल जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अतुल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, करणी सेना की तरफ से संदीप सिंह हमारे साथ हैं, डॉक्टर रमाकांत राय हमारे साथ प्रोफेसर जुड़े हुए हैं। तपोष पाल जी, देखिए क्लैरिटी की कमी है, या तो क्लैरिटी की कमी है, या फिर जिस तरीके से मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि समानता का ढांचा है, इससे जो भेदभाव है वो खत्म होगा, लेकिन ये समानता का ढांचा ना बनकर असमानता का ढांचा बन रहा है खुद में। क्योंकि चाहे संदीप जी हों या रमाकांत जी हों या जो अन्य छात्र हैं जो विरोध कर रहे हैं, सब यही बात कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा कहाँ है, सामान्य वर्ग की सुरक्षा कहाँ है। आप कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसी बात हमें बता दीजिए इस मॉडल की, जिसके जरिए यहाँ पर बैठे संदीप जी या रमाकांत जी संतुष्ट हो सके कि हाँ सामान्य वर्ग सुरक्षित है।
देखिए, मैं अपने पहले सेगमेंट में यही प्रश्न पूछा था कि अगर विपक्ष को लगता है कि ब्राह्मण समाज या अगड़ी जाति के जितने लोग हैं वो सब के सब हाशिए में चले गए, सब खतरे में हैं, वो कौन सा रूल है, क्या कौन सा है? कोई कुछ नहीं कहे, सब जनरल स्टेटमेंट दे दिए, सवर्णों के साथ ये हो रहा है, सवर्णों के साथ वो हो रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपने रूल बताया कहीं पे बताया कि ये चीज हो रही है? कुछ नहीं बताया, जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, ये कानून किसी जाति के खिलाफ नहीं है। बता रहे तपोज जी, संदीप जी बता रहे हैं जो आप कह रहे हैं, सुन लीजिए साथ में, तो बेटर होगा कि आप उसी को कंक्लूड कर पाएंगे। फटाफट से संदीप जी बात बोलिए। बता दीजिए, पूछ लीजिए, बताइए संदीप जी, बोलिए। अनम्यूट कीजिए पहले संदीप जी, फटाफट। ये हमें ये बता दीजिए कहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि केवल सवर्णों को जो है कि कृपा करके यह बताइए कि यह रेगुलेशन ले आने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। और दूसरी चीज देखिए गलत कह रहे हैं कि रेगुलेशन बताइए ना, रेगुलेशन की आवश्यकता क्या पड़ी है नहीं पड़ी है वो छोड़िए, आप रेगुलेशन बताइए ना, कहां दिक्कत है आपको? बताइए, ये दिक्कत इसी बात की है, इनको मालूम ही नहीं है कुछ, ये हमें बताते हैं कि कंफ्यूज है, ये खुद कंफ्यूज है। सुन लेते हैं, फिर आप उस पॉइंट का आंसर दे दीजिएगा, वो बेटर होगा, क्योंकि क्लैरिफिकेंस की तो कमी अगर यहाँ पर बार-बार कही जा रही है तो क्लैरिफिकेंस हो जाएगा। पहला उनका सवाल कि रेगुलेशंस लाने की जरूरत क्यों पड़ी? कहां पे ऐसा कौन सी लाइन है जिसमें ये कह दिया गया कि सवर्णों को फांसी दे दी जाएगी? बताइए आप, कहां लिखा हुआ है? मैं बोल रहे हैं संदीप जी, बोल रहे हैं, बोलिए संदीप जी। बिंदु है, सुन लीजिए, जो पांचवा बिंदु है जिसमें आपने SC ST OBC लिखा है, अगर आपको क्लियरिफाई करना उसी में एक स्लैश खींच के जनरल लिखा दीजिए या उसको कटवा के उस पर स्टूडेंट्स करा दीजिए। आप क्यों नहीं करा रहे? भैया रेगुलेशन आप क्यों क्लियरिफाई नहीं कर रहे? क्यों अभी तक जो है UGC का कोई प्रवक्ता आके क्लियरिफाई क्यों नहीं किया है? सरकार की तरफ से किसी ने क्लियरिफाई क्यों नहीं किया है? अरे भैया क्वेश्चन क्या है तो बताओ, मैं बता रहा हूं ना, मैं क्लैरिफाई करूंगा आपको। आपके सांसद, आपके विधायक, आपके मंत्री 13 तारीख की अधिसूचना, 13 तारीख से अधिनियम लागू हुआ है, आज तक पढ़ नहीं पाए। संदीप जी, आप क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं कि कौन सी लाइन है जिसमें सामान्य वर्ग के लिए? ठीक है, वही सवाल मेरा भी था। एक सेकंड तपोज जी, वो लाइन बता दीजिए, उस मॉडल की कोई ऐसी लाइन बता दीजिए जिससे संतुष्टि हो जाए और क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि सामान्य वर्ग के लिए कोई भी डर वाली स्थिति नहीं है, कोई भी भ्रम वाली स्थिति नहीं है। अभी मैं ये देखिए, ये मेरे पास गजट रखा हुआ है। गजट में परिभाषाओं में, गजट के परिभाषाओं में जब आप गा पे जाएंगे, जात आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पछड़े वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव, उसी में बढ़ा के सामान्य कर दें या इसको सबको कटवा के छात्र कर दें, स्टूडेंट कर दें? क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं? ये लाइन ढूंढ रहे हैं। लाइन ढूंढने का समय नहीं है। हम लोग भी इसी देश के नागरिक हैं, हम वोट देते हैं। यही राजनीतिक व्यवस्था जो है इसको इंस्टीट्यूशन में नहीं लागू करनी चाहिए। ठीक है, आपने जो रेखा खींची है 80 वर्सेस 20 की, ठीक नहीं है। ठीक है, तपोज पाल जी, योर रिपोर्ट। देखिए एक मिनट, मैं बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रमाकांत जी पहले उनके सवाल का उत्तर देने दीजिए तपोज जी को, फिर आपके सवाल ले लेंगे। एक सेकंड, पहले उनके सवाल का उत्तर देने दीजिए। तब तक पढ़ लीजिए, फिर से मैं जवाब दे दूंगा। मैं बस ये पढ़ रहा हूं, ये कानून किसी जाति के खिलाफ नहीं है। भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। यहाँ जनरल कैटेगरी कहाँ है? मुझे यह पूछना है। लिखा है जाति कह रहा हूं भैया, जनरल के अगेंस्ट में नहीं है, वही तो बोल रहा हूं मैं। किसके अगेंस्ट? ये जो जनरल कैटेगरी आप कह रहे हैं, ठीक है तपोज जी, आप जो कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी नहीं है, तो यही तो डर पैदा कर रहा है ना। तो मैं भी कर रहा हूं, उसमें जनरल करा दीजिए। वही तो मैं भी कह रहा हूं, वही राय साहब भी कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब भी वही बात कह रहे हैं। तपोज जी यह बताएं कि उनके साथ भेदभाव कौन करेगा? ठीक है, जवाब देने दीजिए। ठीक है, आप दोनों के सवाल हुए, अब उनको जवाब देने दीजिए। तपोज जी, ओवर टू यू। आपको जो समझ में आए वो मोनिका मान जी, लीजिएगा, जो ना समझ में आए छोड़ ये दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहता हूँ, बोलने तो दीजिए। सर संदीप जी, आपकी बात समझे, आपके सवाल भी समझ गए, आपकी समस्या भी समझे, बात पूरी समझ में आ गई। तपोज जी को आप बोलने दीजिए, हम पहले उनसे उत्तर ले लेते हैं इस बात का, तभी समझ में आ पाएगा। तपोज जी, ओवर टू यू। देखिए, ये कानून किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ये कानून भेदभाव के खिलाफ है। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। डिस्क्रिमिनेशन को मैं आगे जाके डिफाइन करता हूं। बीजेपी सरकार में जाति नहीं न्याय चलता है और आरक्षण नहीं सम्मान की बात हो रही है।
इसे आरक्षण का भी मुद्दा बनाया जा रहा है। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे जरूरी चीज यह है कि संविधान की आत्मा की बात हो रही है। अब संविधान का सीधा पालन हो रहा है। अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, और अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है भेदभाव का निषेध है। भेदभाव मतलब डिस्क्रिमिनेशन। नाउ यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अ पर्सन बेस्ड ऑन हाइट, बेस्ड ऑन कलर, बेस्ड ऑन टॉक, बेस्ड ऑन उसकी विजिबिलिटी, जो दिव्यांगों की भी बात हो रही है, बेस्ड ऑन देयर वो लड़का है लड़की है, उसमें भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आपको समान शिक्षा देनी पड़ेगी। तो हर एक जगह डिस्क्रिमिनेशन पे आप ये नहीं कर सकते हैं। आप किसी को किसी भी आधार पे किसी भी एंगल से दोषी नहीं ठहरा सकते, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। वो कोई भी हो सकता है। तो रटी रटाई अब उसमें एक लाइन में आप जो चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो आप सेटिस्फाइड ही नहीं कर सकते लोगों को। अभी मैं एक चीज और बता दूं भाई, मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। आपने प्रश्न पूछा है ना, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, उसके बाद आप करने का जो बात कर रहे हैं। अब देखिए बता रहे हैं हम लोगों का यूजीसी का सवाल जो क्या डेटा है, है सरकारी हम लोगों रिकॉर्ड का है। सवाल क्या है कि सामान्य वर्ग सदियों से शोषण करता रहा है, उसका बदला आप लोग लेंगे जो हमने नहीं देखा नहीं, है। बिल्कुल नहीं। और बदला क्यों ले लेंगे? मैं तो खुद सवर्ण से आता हूँ, और किसने बदला ले लिया है? 10% अगर सवर्णों को कोई आरक्षण देने की बात कही है तो वो हमने कही है। और ये पीडीए की राजनीति करते हैं, पी फॉर पिछड़ा होता है, आज पी फॉर पंडित कैसे हो गया? आप उनसे सवाल पूछिए। बदला कौन ले रहा है? हम तो अधिकार देने की बात कर रहे हैं। हो, ये तो राजनीति है, जिसको जहां फायदा दिखता है वो वहां मुड़ जाता है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी के लिए। आप गलत कह रहे हैं। हमने जातिगत राजनीति नहीं की है कभी। आप गलत कह रहे हैं। आपको 10% आरक्षण पे भी बता दे रहा हूँ। मोनिका जी सुनिए मेरी बात, 10% आरक्षण की कहानी सुनिए। आपका नीति आयोग कहता है कि किसी आदमी के पास यदि 5 एकड़ जमीन होगी तो उसकी इनकम सालाना 2.5 लाख होगी। और आपने ईडब्ल्यूएस में जो हमने सरलीकरण की मांग की तो आपने उसमें 5 एकड़ के संग 8 लाख रुपए की इनकम जोड़ दी है। आप लोग ना अपना 10% आरक्षण आप वापस लीजिए, नहीं चाहिए हमको, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ने दीजिए, बराबरी का हक दीजिए पढ़ाई में। हमने आपसे आरक्षण नहीं मांगा है। पुष्पाल जी देखिए, मोटे-मोटे शब्दों में बिना मतलब की चीजें कह रहे हैं यहाँ पे आके। पता नहीं कौन सी लाइन निकाले आप बच्चों को कहाँ पढ़ने दे रहे हैं? आप बच्चों को पढ़ने दे रहे होते तो इस तरीके की कुछ बातें नहीं करते। आप सीधा कानूनी लड़ाई लड़ते। आप कानूनी लड़ाई नहीं लड़ते, आप जो है जबरदस्ती यहाँ पे एक सेकंड रमाकांत जी भी अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। ठीक है तपोषपाल जी सुनिए, बात सुनिए। तपोषपाल जी, अगर यहाँ पर शिकायतें ये हो रही हैं कि जिस तरीके का जो पूरा कच्चा चिट्ठा है रेगुलेशंस का, उसमें अगर आपने बात की है पिछड़ों की, आपने बात की है ओबीसी की, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए कोई ऐसी लाइन नहीं है कि हम पढ़कर खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। अगर उन्हें इस बात का डर है, भ्रम है, तो क्या ये विवाद ऐसे ही चलता रहेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस डर, इस भ्रम को खत्म किया जाए और उसमें वो लाइन कोई एक ऐसे डाल दी जाए या उसे मेंशन किया जाए कि देखिए ये हमने सामान्य वर्ग के लिए रखा है, यहाँ पर सामान्य वर्ग को डरने की जरूरत नहीं है, सड़कों पर उतरकर विरोध करने की जरूरत नहीं है। ये तो आप ही लोग बताएंगे ना सर। तपोष जी, अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो जनता तो ऐसे ही सड़कों पर रहेगी, छात्र तो ऐसे ही सड़कों पर रहेंगे, कैसे वो अपनी शिक्षा पर ध्यान देंगे? क्लैरिफाई करना तो आपकी ही जिम्मेदारी है। मैं क्लैरिफाई तो मैं कर रहा हूँ क्लैरिफाई, और मैंने तो यही बात कही है कि जो सवर्णों पे ये जो सवर्ण को टारगेट कर रहे हैं और इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कानून सवर्ण विरोधी है, सवर्णों को एकदम से हाशिए पे कर दिया गया है, और कोई भी कुछ भी झूठा आरोप लगाएगा तो सवर्ण उसमें दोषी हो जाएंगे, उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है बोलने का। जैसे कि वक्त वोट कानून में बनाया था कि वो आके बता दे ये जमीन हमारी है, कहीं वो ट्रिब्यूनल में है ही नहीं। ऐसा कहीं लिखा गया है क्या? ये जबरदस्ती ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ लिखा गया? भाई कानून में अधिकार है, कोई अगर फर्जी आरोप लगाता है तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं। एक नहीं, हजारों कानून है। आप बताइए ना कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि सवर्ण जो है अगर कहाँ लिखा है, कहाँ नहीं लिखा है? रमाकांत जी बता रहे हैं। रमाकांत जी नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। जब सुनिए तपोष जी, ध्यान से उसको पढ़ा जाए। रेगुलेशन का वह क्लॉज मैंने अभी पढ़ करके सुनाया है जिसमें यह कहा गया है कि जातिगत भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से ही जुड़ा हुआ है। वहां जब यह कहा गया है तो जब जिसको नहीं कहा गया नहीं, तो दिव्यांग और महिला भी तो है, और भी तो है, और को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? लिखने की आवश्यकता, महिलाओं को क्यों नहीं जोड़ रहे? बात सुन लीजिए, डिस्क्रिमिनेशन में सब पूरे पे बात करिए ना। आप आधी क्यों पढ़ते हैं? आप अपने हिसाब से डेफिनेशन बनाएंगे क्या?
पूरी चीजें बोलिए ना, महिलाएं भी हैं उसमें, दिव्यांग भी हैं उसमें, जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं वो भी है, सब लोग है, किसी के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। आधी चीजें, आधी अधूरी चीजें, आधी अधूरी डेफिनेशन कि किसी के साथ भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपकी बात किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। मेरी बात ठीक है, रमाकांत जी की सुन लेते हैं फटाफट। नहीं, आप गलत डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं कह रहा हूँ, ये गलत है। आप आधे अधूरे डेफिनेशन देके, आधे अधूरी परिभाषा देके आप कभी जाति की राजनीति नहीं करती, या रेगुलेशन लेकर के ही आप इसलिए आए हैं कभी जाति की राजनीति समाज को। ठीक है, तपोष पाल जी की बात सुन लीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि आप जाति की राजनीति नहीं करते हैं तो फिर संतुष्ट रहिए, एक बार पहले उनकी बात सुन लीजिए। रमाकांत जी बोलिए फटाफट। धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूं कि यह रेगुलेशन लेकर के ही आया गया है कि शैक्षणिक जो परिसर हैं उन परिसरों में इस तरह का भेदभाव या इस तरह का जो जातिगत विभाजन, वर्गगत विभाजन है वो हो जाए। पहली चीज, क्योंकि इसमें इस रेगुलेशन में स्पष्ट रूप से 3 जातियों का ही उल्लेख किया गया है कि उन्हीं के साथ भेदभाव होने पर भेदभाव माना जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि अगर कोई सामान्य वर्ग के व्यक्ति के साथ भेदभाव इस तरह का होता है। और यह मत कहिएगा कृपया करके कि उनके साथ भेदभाव नहीं होता है, वो 5000 साल से तो दूसरे का शोषण ही करते चले आए हैं। यही डेफिनेशन ये बिगाड़ते हैं ना। मेरी बात सुन लीजिए पहले, तपोष मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। नहीं, आप गलत कह रहे हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उनको सुनवाई की आवश्यकता क्या है? तपोष पाल जी, यूनिवर्सिटीज में डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो तमाम किस्से कहानियां हैं, जो तमाम तस्वीरें सामने आती हैं, मामले उठती हैं, आप ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। होता है, होते हैं, होते हैं, होते हैं, आप इसको झुठला नहीं सकते हैं। और उसी पे उनका सवाल है कि आप सिर्फ सामान्य वर्ग को ये नहीं कह सकते हैं कि सामान्य वर्ग ही है जो अत्याचार कर रहा है पिछड़ों पर। और मैं ये भी पूछता हूं कि 2012 का रेगुलेशन किस मामले में अक्षम था, वो कम पड़ रहा था कि आप 2026 में एक रेगुलेशन चोरी छिपे लेकर के आए हैं जो कहीं ज्यादा, जैसा उन्होंने संदीप जी ने कहा कि वह क्रिमिनेट करने वाला है, क्रिमिनेशन के लिए बनाया गया है, जनरल कैटेगरी के क्रिमिनेशन के लिए बनाया गया। आप मुझे यह बता दीजिए कि इसकी आवश्यकता क्यों थी और इसमें जनरल कैटेगरी कहां है? अगर ओबीसी का बच्चा किसी एसटी एसटी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है तो क्या होने वाला है? देखिए मोनिका जी, आपको स्पष्ट बता दूं, 2012 का जो रेगुलेशन था उसमें एससी एसटी को ये अधिकार प्राप्त थे, इन्होंने उसी को बढ़ाकर ओबीसी कर दिया है। अगर ये जनरल को बढ़ा दिए होते तो ये कहते कि आप पढ़े हैं, आप नहीं पढ़े हैं, हम लोग अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, जो भी कहते। एक बात है। दूसरा मुद्दा, मैं ये कहता हूँ मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ और ईश्वर करे मैं गलत हूँ, लेकिन कम से कम इनको उसमें जो एससी एसटी ओबीसी लिखा उसी में एक लाइन खींच के जनरल कराते। खैर नहीं कराते हैं, कोई बात नहीं, वो भी मैं मानता हूँ नहीं कराते। तो इनको यूजीसी का कोई स्पोक पर्सन या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, या मान लीजिए पूरे देश में उनकी सरकार है, तो उनका कोई प्रवक्ता आके उसको क्लेरिफाई कर दे, हम अपने को झूठा साबित कर लेंगे। क्लैरिफिकेशन की कमी है जो आपको है कि क्लैरिफाई यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, आप तीनों से अभी ये चर्चा, क्योंकि ये पूरी बहस आप तीनों के ही बीच की मुख्य तौर पे देखी जा रही है, लेकिन मैं अतुल यादव जी से भी उनके इनसाइट्स लेना चाहती हूँ। अतुल यादव जी, क्या आपको लगता है कि ये जो निगरानी कमेटी की बात हो रही है, 24/7 हेल्पलाइन की बात हो रही है, अनिवार्य रिपोर्टिंग की बात हो रही है, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है, ये इन्हीं सब चीजों से इसमें सुधार होगा या फिर एकेडमिक तरीके से भी सुधार हो सकता है? क्या जो रेगुलेटरीज हैं वो पूरी तरीके से ठीक है? मैंने शुरू में ही कहा कि जो चीजें हैं उनमें किसी के साथ भेदभाव ना हो, पिछड़ी जातियों के साथ भेदभाव होता चला आया है, कुछ चीजों की सुधार की आवश्यकता है। हमें पहले से ही सोच करके नहीं बैठ जाना चाहिए। समान वर्ग के छात्र भी अपने हैं, ओबीसी के भी लोग अपने हैं, एससी एसटी वर्ग के भी लोग अपने हैं। अभी करनी सेना के जो इस पैनल पर बैठे हुए हैं, इनके द्वारा साफ गोई से कहा गया कि हम लोगों के द्वारा शोषण, इनके द्वारा कहा गया है कि हम लोगों के द्वारा जो पूर्ववत हम करते चले आए हैं, यही सब थे इनके। तो जब भेदभाव तो ये खुद स्वयं करनी सेना के मुझे आपत्ति है नतुल जी, मुझे आपत्ति है। मैंने ये कहा था कि जो 5000 साल के शोषण की कहानी वामपंथी इतिहासकारों द्वारा लिखी,
लिखी गई है उसको आप सही मान के हमसे सामाजिक प्रतिशोध ले रही है। मैंने नहीं कहा। चलिए एक चीज बताइए, देखिए प्रतिनिधित्व करता हूँ। सुन लीजिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा 5000 साल के शोषण की जो कहानी है उसका आप लोग प्रतिशोध ले रहे हैं। मैंने कहानी कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि करते चले आ रहे हैं। हमने जो चीज देखी नहीं है उसको हम क्यों कहेंगे कि हम करते चले आ रहे हैं? हम तो आपसे नहीं कह रहे हैं। हमारी बात जी, क्या आपको लग रहा है कि आज पूरी तरीके से ऐसा नहीं लग रहा है कि राजनीतिकरण हो रहा है शिक्षा संस्थान का भी, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण संस्थानों का भी आज मामला ऐसा लग रहा है जैसे राजनीतिकरण हो गया है। जिस तरीके का अखाड़ा आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में भी बन गया है, सड़कों पर भी छात्रों के बीच में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए आपका। लेकिन ये चर्चा अभी भी कई सवालों के बीच अधूरी रह गई है, वो इसीलिए क्योंकि सवाल तमाम है। क्लैरिफिकेशन की या तो कमी है कि सरकार अपनी तरफ से अपनी बातें सही तरीके से क्लैरिफाई नहीं कर पा रही, या फिर जो समानता का जिक्र सरकार कर रही है, यूजीसी कर रहा है, वो समानता न लाकर बल्कि इस ढांचे के जरिए खुद ही असमानता की जो बू है वो आ रही है। क्योंकि यहाँ पर बात हक की है, यहाँ पर बात जिस तरीके से छात्र महसूस कर रहे हैं कि हमारे में डर है, भ्रम है, इन सबको क्लैरिफाई करने की है। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।